गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसके पहले हम कई सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। आज जो नया चैप्टर है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले मैं आपको दे रहा हूँ कि क्या होता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है जो इस चीज़ को शो करते हुए बनाया जाता है कि हमारी जो कैश बुक है उसमें बैंक कॉलम का जो बैलेंस होता है वो बैलेंस जो हमारा एक्चुअली बैंक में अकाउंट है, तो बैंक जो बैलेंस दिखा रही है और हमारी कैश बुक जो बैलेंस दिखा रही है उसमें डिफरेंस आता है। तो उसके क्या क्या कारण है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द डिफरेंस इन टू बैलेंसेस। तो उसको शो करते हुए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, वो कहलाता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। एक छोटी सी डेफिनेशन के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड शोइंग द कॉजेस फॉर द डिफरेंस बिटवीन द bank balance as per our bank column of cash book and the bank balance showed by the bank as per passbook। ठीक है, तो बैंक के पास मतलब हमारे पास पासबुक होती है लेकिन उसमें एंट्री बैंक करती है, और हमारे पास कैश बुक होती है जिसमें हम खुद ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारी जो बुक हुई वो कैश बुक हुई, बैंक की जो बुक हुई वो पासबुक हो गई। पासबुक और कैश बुक में जो बैलेंस का डिफरेंस आता है उसको हम शो करते हुए एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये इसके लिटिल बिट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो होता है वो बैंक का कस्टमर बनाता है, मतलब अकाउंट होल्डर बनाता है, बैंक नहीं बनाती है, पहली चीज। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर ऑफ द बैंक एंड नॉट बाय बैंक। सेकेंड, it is not it is part of accounting system, it is not part of accounting system। ठीक है, ये हमारे अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है कि हमें सिस्टम में कहीं इसको फिलअप करना पड़ता है या इसको बनाना जरूरी होता है। दूसरा, इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम एज पर कन्वीनियंस। ठीक है, आप इसको कभी भी बना सकते हैं, जब आपको कन्वीनियंट लगता है, आपकी इच्छा होती है या आपको लगता है कि इसे बनाना चाहिए तो आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, और इट शोज द कॉजेस, ये जो भी बनाया जाता है इस पे कॉजेज दिखाए जाते हैं कि डिफरेंस के क्या कारण हैं, और उन कॉजेज से हमें हेल्प मिलती है टू रेक्टिफाई आवर बुक्स में कुछ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की, साथ में कुछ एरर्स जो हमें डिटेक्ट होती हैं ड्यू टू प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, उनको रेक्टिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का बेसिक फंडा है। अब मैं आपको बताता हूं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये जो दो बैलेंसेस हैं वो आपस में मैच क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, तो वी नो वेरी वेल कि डबल एंट्री सिस्टम जहां पे हर एक ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, और कोई भी ट्रांजेक्शन जब होता है तो देयर आर टू पार्टीज बिटवीन द ट्रांजेक्शंस, कम से कम दो लोगों के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, तो जब दो लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन होता है तो बोथ द पार्टीज मस्ट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, और दोनों रिकॉर्ड भी करती है। ठीक है, तो जब दोनों रिकॉर्ड करती है तो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे से अपोजिट होता है। एक डेबिट करती है तो दूसरी पार्टी उसी चीज को क्रेडिट करती है, मतलब एक के लिए परचेज होता है तो दूसरे के लिए वो सेल कहलाता है। ट्रांजैक्शन एक है लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों अलग अलग है, तो एक उसको सेल्स के रूप में रिकॉर्ड करता है तो दूसरा उसको परचेज के रूप में रिकॉर्ड करता है। ठीक है, एक पेमेंट देता है तो एक को पेमेंट मिलता है। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो अगर दो लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, देयर आर सो मेनी ट्रांजेक्शंस, तो किसी भी टाइम पीरियड के बाद जब दोनों की बुक्स में बैलेंस दिखाया जाएगा या जो बैलेंस आएगा तो बैलेंस दोनों की बुक्स में सेम होना चाहिए। डिफरेंस सिर्फ होगा किस चीज का कि एक के बुक में डेबिट बैलेंस होगा तो दूसरे की बुक में क्रेडिट बैलेंस होगा, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए इफ बोथ द पार्टीज हैव रिकॉर्डेड ऑल द ट्रांजैक्शंस करेक्टली। ठीक है, द सेम मस्ट हैपन इन केस ऑफ बैंक एंड बैंक्स कस्टमर। बैंक के साथ में बैंक का कस्टमर जो भी ट्रांजैक्शन करता है वो अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करता है। जैसे हम इससे पहले मैंने आपको कैश बुक सिखाई है, कैश बुक में एक कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम, 3 कॉलम कैश बुक में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जो बैंक कॉलम होता है वो होता है बैंक के साथ में किए जाने वाले ट्रांजेक्शन्स। तो हम बैंक के साथ में जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं द सेम ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड बाय द बैंक ऑल्सो। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बैंक का बैलेंस और हमारी बुक में जो बैलेंस आ रहा है बैंक का, वो दोनों बैलेंसेस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वो सारे रीजंस मैं आपको बताऊंगा, एंड दे आर द रीजंस बिहाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू बुक्स। टू बुक्स मतलब एक हमारी बुक जो कैश बुक होती है और एक बैंक की बुक जो पासबुक होती है। तो पासबुक जो बैलेंस दिखा रही है और हमारी बुक जो बैलेंस दिखा रही है, दोनों में डिफरेंस होता है।
ठीक है। तो रीजन आपको समझ में आया कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में दो पार्टीज होती हैं। दो पार्टीज जब एक ट्रांजेक्शन होता है तो दोनों पार्टी उसको रिकॉर्ड करती हैं। दोनों पार्टी जब रिकॉर्ड करती हैं तो दोनों की बुक्स में रिकॉर्डिंग के बाद दोनों के बैलेंसेस सेम आने चाहिए, लेकिन वो सेम नहीं आते हैं। नहीं आने के जो कारण होते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं बैंक के केस में। बैंक के केस में जो कारण हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला ये कि जब हम किसी कस्टमर को चेक देते हैं, ठीक है, मतलब मेरे पास कोई कस्टमर है जिसको मुझे, कस्टमर नहीं, मेरा कोई क्रेडिटर है जिसको मुझे पेमेंट देना है, एंड आई इशू द चेक। जब मैं चेक इशू कर देता हूँ, ठीक है, तो जैसे ही मैं चेक इशू करता हूँ, आई नो वेरी वेल कि चेक मैंने इशू किया है, तो मैं मेरी बुक्स में सेम टाइम पर उस चेक की एंट्री कर देता हूँ कि द चेक हैज बीन इशूड टू दिस वन। चेक इशू करने का मतलब वी आर मेकिंग पेमेंट। पेमेंट करने के साथ मेरी कैश बुक में बैंक कॉलम का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो चेक पेमेंट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा और पेमेंट साइड का जो भी रिकॉर्डिंग होती है वो मेरे बुक के बैलेंस को, मतलब मेरी बुक के अकॉर्डिंग मेरे बैंक बैलेंस को क्या करती है, कम करती है। तो जैसे ही मैंने चेक दिया, मैंने मेरी बुक में उसकी एंट्री की और मेरी हिसाब से बैंक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि मैंने पेमेंट किया है, ठीक है। लेकिन बैंक उस ट्रांजेक्शन की एंट्री तब करेगी जब जिसको मैंने चेक दिया है वो बंदा बैंक से जाके पैसा निकालेगा, मतलब बैंक में चेक प्रेजेंट करेगा फॉर द पेमेंट। टिल दैट बैंक उसकी एंट्री नहीं करेगी, ठीक है। अब यहां पे आ रहा है टाइम गैप कि मैंने 1 तारीख को चेक इशू किया और वो जिसको मैंने चेक दिया है वो 15 तारीख तक बैंक में उस चेक को प्रेजेंट नहीं करता है। तो इन बिटवीन मेरी बुक का बैलेंस अलग होगा और बैंक का बैलेंस अलग होगा, क्योंकि मेरे यहां जो एंट्री हो चुकी है बैंक में एंट्री नहीं हुई है। ये पहला कारण। दूसरा, जब हमें कोई चेक मिलता है, ठीक है, तो जैसे ही हमें चेक मिलता है हम उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं। जब हम उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो वी रिकॉर्ड दैट ट्रांजेक्शन इन अवर बुक एज चेक डिपॉजिटेड, ठीक है। जैसे ही मैं चेक डिपॉजिट की एंट्री करता हूं तो चेक डिपॉजिट की जो एंट्री होती है वो कैश बुक के डेबिट साइड में होती है। डेबिट साइड मतलब रिसीट साइड, ठीक है। और रिसीट साइड में एंट्री होते ही मेरी बुक के हिसाब से मेरा बैंक बैलेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन मैं वो चेक बैंक को भेजता हूं और बैंक उस चेक को कलेक्ट करके लाती है। अगर मान लो वो चेक रिटर्न हो जाता है, मतलब बाउंस हो जाता है, या बैंक उसका पैसा कलेक्ट नहीं कर पाती है, 2 या 3 या 4 दिन का भी टाइम उसमें लग सकता है। इन बिटवीन अगर मैं अपने बैलेंस को बैंक के बैलेंस से मैच करूंगा तो मैच नहीं करेगा, क्योंकि जो चेक मेरी बुक में एज डिपॉजिट रिकॉर्डेड है द सेम इज नॉट शोन इन द बैंक बुक, बिकॉज क्योंकि बैंक को जब तक उसका पैसा नहीं मिल जाएगा वो आपके अकाउंट में एंट्री नहीं करेगा, मतलब पासबुक में एंट्री नहीं होगी। तो दिस इज द रीजन नंबर 2। अब इसके बाद आता है समटाइम्स हम बैंक को ऑथोराइज करते हैं हमारे पेमेंट कलेक्शन के लिए और हमारे ब्याज पर पेमेंट करने के लिए। बैंक अपना काम टाइम पर करता रहता है और बैंक अपना काम करने के बाद आपके अकाउंट में, मतलब पासबुक में या उनकी जो बुक होती है उसमें एंट्री कर देता है। तो मैंने अगर बोल रखा है बैंक को कि हर महीने मेरे यहाँ से कुछ फिक्स अमाउंट पे करना होता है, तो मैंने बैंक को ऑथोराइज किया हुआ ECS के थ्रू कि आप इसका पेमेंट मेरे अकाउंट से कर दिया करें। बैंक हर महीने की एक सर्टेन फिक्स डेट को आपके अकाउंट से पेमेंट कर देता है, बट द सेम इज नॉट रिकॉर्डेड इन अवर बुक, क्योंकि हमने बैंक को ऑथोराइज कर दिया, बट बहुत सारे ऐसे ऑथोराइजेशन होने के बाद हमें याद नहीं रहता है कि हमने कौन कौन सी चीजें ऑथोराइज की हुई हैं और बैंक कौन सी डेट में उसका पेमेंट करती है, ठीक है। तो बैंक ने जैसे ही पेमेंट किया उसने अपनी बुक्स में एंट्री कर दी, बट द सेम इज नॉट रिकॉर्डेड इन अवर बुक, देयरफॉर डिफरेंस विल जनरेट। इसी तरीके से बैंक को हम ऑथोराइज करते हैं कि हमें कहीं कहीं से अलग अलग जगह से पैसा कलेक्ट करना होता है सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, एक सर्टेन टाइम इंटरवल पर। तो हम बैंक को ऑथोराइज कर देते हैं कि वहां से आप पैसा कलेक्ट करें और हमारे अकाउंट में एंट्री कर दिया करें, डाल दिया करें। बैंक अपना काम करती है, वो पैसा कलेक्ट करती है, हमारे अकाउंट में एंट्री कर देती है, लेकिन हमारे पास उसकी एंट्री नहीं है, क्योंकि जब तक बैंक से इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आएगी तब तक हमारे पास एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हमें मालूम नहीं होगा। इन बिटवीन बैंक की एंट्री हो चुकी है, मेरी एंट्री नहीं हुई है, तो दोनों की बुक्स में बैलेंस का डिफरेंस आएगा। इसी तरीके से बैंक आपके अकाउंट में कुछ चार्जेस लगाती है टाइम टाइम पर, जो बैंक के नॉर्मल चार्जेस होते हैं।
बैंक आपके अकाउंट में इंटरेस्ट चार्ज भी करती है, आपको इंटरेस्ट अलाउ भी करती है। ये सारे ट्रांजेक्शन जो हैं वो बैंक अपनी तरफ से कर लेती है, आपके अकाउंट में एंट्रियां कर देती है, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन में भी कि टाइमली पहुंच सकती है और टाइमली ना पहुंचे। अगर आपके पास टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है तो आपकी बुक्स में उसकी कोई एंट्री नहीं होती है, और जब एंट्री नहीं होती है तो सिंपल सी चीज है कि आपकी बुक और बैंक की बुक दोनों अलग अलग बैलेंसेस दिखाएंगी, क्योंकि जो एंट्री बैंक में हो चुकी है वो आपके यहाँ नहीं हुई है। इसके अलावा समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि हमारी बुक में जो फिगर हमने लिखे हुए हैं वो कुछ गलत लिख दिए गए हैं। एडिशन गलत हो गया है, टोटलिंग गलत हो गई है, बैलेंसिंग गलत हो गई है, ट्रांसफर गलत हो गया है। इनके कारण भी हमारी बुक में और बैंक की बुक में डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, जनरेट हो सकता है। द सेम में हैपन इन द बुक्स ऑफ बैंक, कि बैंक में कोई एरर हो सकती है, बैंक की बुक्स में कोई फिगर में मिस्टेक हो सकती है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन या बैलेंसिंग की मिस्टेक हो सकती है। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनके कारण दोनों की बुक्स में जो बैलेंस दिखाया जा रहा है वो एक दूसरे से अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को हम बैंक का जो पासबुक होती है उसको लेकर बैठते हैं और हमारी जो कैश बुक होती है उसको लेकर बैठते हैं, चेक करते हैं कि दोनों के बैलेंसेस बराबर हैं या नहीं है। इफ दे आर नॉट मैचिंग तो फिर हम उसके एंट्रीज को, एक एक एंट्री को चेक करते हैं सर्टेन टाइम पीरियड से लेकर सर्टेन टाइम पीरियड तक के बीच में, कि कौन कौन सी ऐसी एंट्री हैं जो कैश बुक में रिकॉर्डेड है लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं है, या फिर पासबुक में रिकॉर्डेड है और कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, या फिर रिकॉर्ड दोनों जगह है लेकिन दोनों जगह अलग अलग अमाउंट रिकॉर्डेड हैं। तो उन सब चीजों को फाइंड आउट करके हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जो उसमें रीजंस दिखा रहा है कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनके कारण ये डिफरेंस जनरेट हो रहा है। अगर दोनों डिफरेंस को, अगर हम सारे डिफरेंसेस को जो भी आ रहे हैं, अगर हम उनको किसी एक बुक में, ठीक है, एक बुक को कांस्टेंट रख के किसी एक बुक में उन सारे डिफरेंसेस को अगर हम एडजस्ट करें, ठीक है, तो दोनों के बैलेंसेस क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। अब यहां पर ये याद रखना है कि ये कहीं पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं बनाना होता है, ये आप एक सिंपल सादे कागज पर बनाते हैं। मतलब ये कि जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम बना रहे हैं उसमें फिलहाल हम आइदर पासबुक या कैश बुक पे से किसी भी बुक में कोई करेक्शन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो हमें डिफरेंसेस मिले हैं उनको हम अलग से लिख के और चेक करने की कोशिश करते हैं कि दोनों सारी एंट्रीज जो भी हमने डिफरेंस फाइंड आउट किए उनको अगर हम एडजस्ट करें तो हमारे दोनों बैलेंसेस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं उसका प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा और कन्वीनियंटली आप उसको कैसे बना सकते हैं और किस स्टेटमेंट का क्या मतलब निकलता है, ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जिसको आप समझें और फिर उसके बाद फॉलो करें। ये मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसका क्या इम्पैक्ट कौन सी बुक में आ रहा है और इसका क्या मीनिंग होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी को चेक दे दिया है, बट नॉट प्रेजेंटेड का मतलब होता है लेकिन वो बैंक में अभी तक बैंक के प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए। तो ये ट्रांजेक्शन आपको ये बता रहा है कि द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। ठीक है, तो इसके कारण डिफरेंस जनरेट हो रहा है। आपकी कैश बुक जो है वो बैलेंस कम दिखा रही है और पासबुक इस सिचुएशन में बैलेंस ज्यादा दिखाएगी क्योंकि आप चेक इशू कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि आपने पेमेंट दिया है और पेमेंट देने से आपके हिसाब से आपका बैलेंस कम हो गया है लेकिन बैंक में पेमेंट हुआ ही नहीं है, तो बैंक में स्टिल बैलेंस ज्यादा दिखाई दे रहा है। दूसरा आपको लिखा हुआ है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड। ये ट्रांजेक्शन बता रहा है कि चेक डिपॉजिटेड मतलब आपकी कैश बुक के हिसाब से चेक डिपॉजिट किया जा चुका है लेकिन पासबुक में अभी तक वो चेक क्रेडिट नहीं किया गया है या पासबुक में अभी तक कलेक्ट नहीं किया गया है। मींस देयर इज एंट्री इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। व्हेनेवर यू डिपॉजिट द चेक तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाता है लेकिन स्टिल पासबुक में एंट्री नहीं है, तो इस वक्त कैश बुक का बैलेंस ऊपर है और पासबुक का बैलेंस कम दिखाई देगा आपको। चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, सेम स्टेटमेंट है चेक डिपॉजिटेड या चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड या बट नॉट क्रेडिटेड, सेम जो ऊपर वाला पॉइंट है वही है। चेक सेंड टू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब यहां पर ये जो स्टेटमेंट है ये बता रहा है कि चेक सेंड टू बैंक, बैंक में आपने चेक भेजे बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है और पासबुक में इसकी एंट्री हो चुकी है। ठीक है,
इसके बाद आते हैं हम चेक्स इशूड एंटर्ड इन कैश कॉलम। ठीक है, जब आप चेक इशू करते हैं तो उसकी एंट्री जो होती है वो कैश बुक के बैंक कॉलम में होती है और उससे आपका बैलेंस कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है चेक इशूड एंटर्ड इन कैश कॉलम। इसका मतलब ये है कि आपने बैंक कॉलम के बजाय कैश कॉलम में इसकी एंट्री की है, जिसके कारण आपकी कैश बुक जो है उसके बैंक बैलेंस में कोई चेंज नहीं आया है, क्योंकि आपने बैंक कॉलम में एंट्री ही नहीं की है। अब इसका मतलब आपको यह भी समझना पड़ेगा कि इसका मतलब ये कि चेक बैंक में तो आ चुका है लेकिन आपकी कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। मींस द सेम चेक इज रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। उसके बाद चेक सेंट टू बैंक एंटर इन विड्रॉल कॉलम बाय बैंक। आपने चेक बैंक पे भेजा है डिपॉजिट के लिए, ठीक है, कैश बुक ये बता रही है, लेकिन पासबुक में उसकी एंट्री बजाय डिपॉजिट के बैंक ने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो इससे आपकी बुक में और बैंक की बुक में डबल अमाउंट का डिफरेंस आ जाएगा। ऑफ कोर्स कि एंट्री आपके यहाँ भी हुई है, बैंक के यहाँ भी हुई है, लेकिन एंट्री आपके यहाँ प्लस में हुई है तो बैंक की एंट्री वो माइनस में हो गई है, इसलिए डिफरेंस जो है वो डबल अमाउंट आ जाएगा। आप जहां दिखा रहे हैं कि आपने बैंक में 5,000 रुपया जमा किया है और बैंक बता रही है कि आपने 5,000 रुपया निकाला है, मतलब बैंक ने निकाल दिया और आपने बढ़ा दिया, तो दोनों के बीच में 10,000 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा, डबल अमाउंट हो जाएगा। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन अवर बैंक अकाउंट। हमने बैंक को ऑथोराइज कर रखा है या कुछ कस्टमर्स को हमारा अकाउंट नंबर दे रखा है कि आप डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं और उन्होंने वो पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये बैंक में तो एंट्री आ गई है लेकिन हमारी कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। उसके बाद पेमेंट मेड बाय बैंक एज पर अवर स्टैंडिंग ऑर्डर। हम बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि हमारा हर महीने या हर वीक में या हर 6 महीने में, हर 3 महीने एक सर्टेन फिक्स अमाउंट पेमेंट करना होता है, तो आप डायरेक्टली हमारे अकाउंट से वो पेमेंट कर दिया करें। तो बैंक हमारे अकाउंट से वो पेमेंट कर चुकी है, बट द सेम इज नॉट रिकॉर्डेड इन अवर कैश बुक। चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड। हमने बैंक में चेक डिपॉजिट किया कैश बुक, लेकिन वो डिसऑनर हो गया। इसका मतलब ये कि बैंक में अभी तक कोई पैसा जमा नहीं हुआ है, जबकि कैश बुक हमारी अभी भी ये बता रही है कि हमने इतना पैसा जमा कर दिया है, क्योंकि डिसऑनर की एंट्री हमारे पास नहीं है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक आपको इंटरेस्ट देती है, ठीक है, टाइम टाइम पर। अगर आपका डिपॉजिट अकाउंट होता है तो बैंक को आपकी बैंक की तरफ से आपको इंटरेस्ट दिया जाता है आपके अकाउंट पर। तो बैंक जैसे इंटरेस्ट देती तो आपको बुला के आपके हाथ में इंटरेस्ट नहीं देती, बल्कि वो आपके अकाउंट में उतना पैसा प्लस कर देती है। तो ये एंट्री बैंक में हो चुकी है, कैश बुक में नहीं हुई है। इसका मतलब ये होता है। और डिस्काउंटेड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। बिल्स रिसीवेबल एक कंसेप्ट होता है जो मैंने आपको आज तक नहीं बताया हुआ है, लेकिन ये आप ऐसा मान सकते हैं कि एक तरह से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अगेंस्ट में बैंक आपको पैसा दे सकती है। तो वो पैसा आपने ले लिया है और उसका एक्चुअल पैसा किसी और बंदे से आपको मिलना चाहिए था, ठीक है। तो आपने बैंक से पैसा ले लिया है इस सिक्योरिटी के ऊपर कि वो बंदा आप बैंक को पेमेंट कर देगा, ठीक है। 2 महीने या 3 महीने बाद जो भी उसका ड्यूरेशन होता है उस टाइम पीरियड पर बैंक उसके पास जाती है और उससे पैसा मांगती है, तो वो बंदा बैंक को पैसा नहीं देता है। इन दैट केस व्हाट द बैंक विल डू, बैंक ने चूंकि आपको पैसा उसके अगेंस्ट में दे दिया था तो बैंक आपके अकाउंट से उतना पैसा डिडक्ट कर लेती है। द सेम ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है। बैंक में डिसऑनर हुआ है तो बैंक को वो इंफॉर्मेशन थी, इसलिए बैंक ने उसको रिकॉर्ड किया, हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ये इनके मीनिंग है। और अब इनको कैश बुक में कैसे एडजस्ट किया जाए, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कैसे आप इसको करते हैं, वो एक बनाने का तरीका आपको बता रहा हूं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो आपको बनाना होता है, बिकॉज ऑफ कि कोई अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ एक प्लस और माइनस का स्टेटमेंट है जो आपको अपने कन्वीनियंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको कैसे भी बना सकते हैं। आपको सिर्फ ये चेक करना होता है कि उन सारे एडजस्टमेंट्स को अगर हम हमारी किसी भी एक बुक में एडजस्ट करें, चाहे कैश बुक में चाहे पासबुक के बैलेंस में, तो सारे दोनों के बैलेंसेस क्या होने चाहिए, बराबर हो जाने चाहिए। तो उसको बनाने का एक सिस्टम डेवलप आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे तरीके हैं, मैं जो तरीका बता रहा हूं वो बुक्स में दे रखा है और वो मेरे हिसाब से सबसे कन्वीनियंट तरीका होता है, इसलिए आप उसी को फॉलो करें। यहां पर आप सबसे पहले लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप उसका फुल फॉर्म लिखेंगे एज ऑन, किस डेट में आप बना रहे हैं वो डेट आप यहां पर लिखेंगे।
ठीक है। फिर आपको अमाउंट के 2 कॉलम बनाने हैं और एक आपका पर्टिकुलर का कॉलम चलेगा। यहां पर आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर यहां पर आप लिखेंगे प्लस आइटम्स और यहां पर आप लिखेंगे माइनस आइटम्स और ये ऊपर लिखा हुआ है रुपीस दोनों कॉलम के दिए। ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो होता है उसमें एक बैलेंस आपको दे रखा होता है, या तो कैश बुक का बैलेंस या पासबुक का बैलेंस या फिर दोनों के बैलेंस भी आपको दे रखे होते हैं। तो आपको अगर दोनों बैलेंस दे रखे हैं तो आपको किसी भी एक बैलेंस से अपने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को स्टार्ट करना होता है, और अगर एक ही बैलेंस दे रखा है तो आपको उसी से स्टार्ट करना होता है। तो यहां मैं लिख रहा हूं बैलेंस और डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है जिसमें लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आपको प्लस कॉलम में लिखना है। ठीक है। अगर लिखा होता है ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आपको इसको माइनस कॉलम में लिखना है। मतलब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस में, और ओवरड्राफ्ट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक माइनस में। फिर आपको बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस पासबुक ये प्लस में आएगा, और ओवरड्राफ्ट और डेबिट बैलेंस ये माइनस कॉलम में आएगा। अब आपका जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनेगा उसमें से इन चारों में से कोई एक ही चीज होगी, चारों चीजें नहीं होंगी। अगर आपको दे रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक तो आपको डेबिट में प्लस कॉलम में लिखना है। अगर लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक तो भी आपको डेबिट में लिखना है। अगर आपको लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस और ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक तो आपको माइनस कॉलम में लिखना है। ठीक है। अब कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो पासबुक के अपोजिट चलता है। अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब प्लस है तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्लस होगा, और अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट है तो पासबुक का बैलेंस जो ओडी डेबिट होगा वो ओडी होगा। तो ओवरड्राफ्ट को आपको नेगेटिव साइड में लिखना है, और जो पॉजिटिव बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस होगा नॉर्मल बैलेंस होगा उसको आपको डेबिट साइड में लिखना है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये हो गई कि आपका कोई भी एक बैलेंस आपको दे रखा है, ठीक है, तो उसी बैलेंस से आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद अगली जो चीज है वो ये है कि जिस बैलेंस से आप स्टार्ट करेंगे वो बैलेंस जो है वो दूसरे वाले बैलेंस को फॉलो करेगा। मतलब आपको उस बैलेंस को दूसरे वाले बैलेंस के बराबर लाना है। ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूं, जैसे अगर आप कैश बुक से शुरू करते हैं और यहां पे हमारी पासबुक है, अगर आपकी कैश बुक से शुरुआत हुई है तो आपको हर ट्रांजैक्शन के बाद कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो उसके बाद आपको कैश बुक के बैलेंस को ही पासबुक के बैलेंस के इक्वल करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई ट्रांजैक्शन आपका हुआ है, जैसे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इसका मतलब ये कैश बुक में एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुका है, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ठीक है। अब ऑब्वियस ही चीज है कि अगर कैश बुक में चेक इशूड का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पे ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ और बैलेंस नीचे आ गया, जबकि पासबुक में ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो बैलेंस कोई चेंज नहीं हुआ है, और अपन कंपेयर करेंगे तो कैश बुक का बैलेंस नीचे है और पासबुक का बैलेंस ऊपर है। व्हाट वी हैव टू डू नाउ, चूंकि हमने कैश बुक से शुरुआत की है इसलिए हमें कैश बुक के बैलेंस को बराबर पासबुक के बराबर लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें कैश बुक में जितना अमाउंट हमने माइनस किया था उतना वापस हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है। Whatever amount we have deducted from the cash book will be added back to the cash book.
तो दोनों के बैलेंसेस बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे ऐड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड और आप उसको प्लस कॉलम में डाल देंगे। अब जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको दूसरा ट्रांजैक्शन देता हूं जो कि ये बता रहा है कि बैंक ने आपके अकाउंट में कुछ प्लस किया है, मतलब या तो ये हो गया है कि बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट हुआ है किसी कस्टमर ने, तो कस्टमर ने जब बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट किया तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया, और हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए कैशबुक में कोई एंट्री नहीं है। अब स्थिति क्या हो गई है कि कैशबुक का बैलेंस जो है वो नीचे है और पासबुक का बैलेंस ऊपर है। अगेन अब चूंकि हम कैशबुक से चल रहे हैं तो कैशबुक विल फॉलो टू पासबुक, तो कैशबुक पासबुक को फॉलो करने के लिए क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब आपको कैशबुक में ऐड करना है। ठीक है, अगला ट्रांजैक्शन हम लेते हैं कि किसी एंट्री में पासबुक क्या हो गई है, कम हो गई है, जिसकी एंट्री कैशबुक में नहीं है, तो आपको कैशबुक में भी उतना क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अपन इसको ऐसा समझते हैं कि जिस बुक से आप बना रहे हैं, मतलब जिस बैलेंस को लेकर आप चल रहे हैं, अगर उस बुक में एंट्री हो चुकी है तो आपको उस एंट्री को रिवर्स कर देना है। मतलब ये कि अगर वो ट्रांजैक्शन प्लस हो गया था तो आपको माइनस करना है, और अगर माइनस हो गया था तो आपको प्लस करना है। ठीक है, दूसरा, अगर कोई ट्रांजैक्शन दूसरी वाली बुक में हो चुका है और जिस बुक से हम कर रहे हैं उसमें नहीं हुआ है, तो दूसरी वाली बुक में अगर वो प्लस हुआ है तो हमारी वाली बुक में भी हम उसको प्लस करेंगे, और दूसरी वाली बुक में माइनस हुआ है तो हमें भी माइनस करना पड़ेगा। दूसरी वाली बुक का मतलब कैशबुक और पासबुक की बात चल रही है, तो है ना। अब फिर से एक बार मैं आपको इसको बता रहा हूं कि अगर आप देखते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन, आपका क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हुआ है कैशबुक से, इफ एनी ट्रांजैक्शन हैज बीन रिकॉर्डेड इन कैशबुक बट नॉट इन पासबुक, तो कैशबुक में अगर आपने माइनस किया था तो कैशबुक में ही आपको प्लस करना है, और अगर कैशबुक में आपने प्लस किया था तो कैशबुक में से ही माइनस करना है। पहली चीज हो गई। अब अगर ट्रांजैक्शन यहां रिकॉर्ड हुआ है, यहां रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो यहां अगर प्लस हुआ है तो आपको इसको भी प्लस करना पड़ेगा, इसको माइनस नहीं करना है। इसमें तो जो हो गया वो हो गया, खाली ये बुक है वो इसको फॉलो करेगी। तो अगर इसमें प्लस हुआ है तो इसमें भी आपको प्लस करना है, इसमें अगर माइनस हुआ है तो इसको भी माइनस करना है। अब हम इसको ऐसा चेंज कर देते हैं कि हम पासबुक बैलेंस से बना रहे हैं। ठीक है, मतलब यहां पे जो बैलेंस लिखा हुआ है पासबुक बैलेंस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि अब पासबुक जो है वो कैशबुक को फॉलो करेगी। अब कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कैशबुक में रिकॉर्ड हो चुका है तो अगर कैशबुक में प्लस हुआ है तो यहां भी प्लस करना पड़ेगा, कैशबुक में माइनस हुआ है तो यहां भी माइनस करना है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन पासबुक में रिकॉर्डेड है, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो पासबुक में आपने जो भी एंट्री की है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब पासबुक में अगर प्लस हुआ था तो आप उसको माइनस करेंगे, और माइनस हुआ था तो आप उसको प्लस करेंगे। ये सिस्टम आपको फॉलो करना है। मतलब ये कि किसी भी एक ही बुक में चेंज कर सकते हैं, आप दोनों में एक साथ चेंज नहीं करेंगे। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और उससे मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैशबुक, और ये बैलेंस यहां पे लिखा हुआ है 5900। ओके, अब उसके बाद आप ट्रांजैक्शन लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब इसको हमें क्या करना है वो मैं आपको समझा रहा हूं। यहां हमने स्टार्ट किया है कैशबुक से, तो मैंने यहां पे ऊपर कैशबुक बनाया रफ में और यहां पे पासबुक को दिया, और अब मुझे सबसे पहले ये देखना है कि इन विच बुक द ट्रांजैक्शन हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड। तो ये बता रहा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशू होता है प्रेजेंट बैंक में होता है, इशू हम करते हैं प्रेजेंट बैंक में होता है। तो जैसे ही हम इशू करते हैं हमारी कैशबुक में एंट्री हो जाती है, बैंक में प्रेजेंट होता है, लेकिन उसने लिखा हुआ है बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, इसका मतलब पासबुक में एंट्री नहीं हुई है। अब कैशबुक में जब आपने चेक इशू किया तो कैशबुक की एंट्री ये हो गई कि कैशबुक में बैलेंस कम हो गया। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर जिस बुक से आप स्टार्ट कर रहे हैं अगर उसमें कोई एंट्री हो चुकी तो उसी एंट्री को आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसमें आपने इसको कम किया है, अब इसी को आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। आप यहां पे लिखेंगे ऐड
चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, और सपोज करिए ये अमाउंट 400 रुपए की है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 400 रुपीज और इसको आपने वापस ऐड कर दिया तो इसमें बैलेंस बढ़ जाएगा। अगला ट्रांजेक्शन दे रखा है बैंक चार्ज कमीशन। अब ये ट्रांजेक्शन दे रखा है कि बैंक ने कमीशन चार्ज किया है, ठीक है, बैंक ने कमीशन चार्ज किया, ऑब्वियसली पहले एंट्री बैंक करेगी और बैंक जब आपसे कमीशन चार्ज करेगी तो वो आपके अकाउंट से कम कर देगी। आपका अकाउंट मतलब उसके पास आपका जो अकाउंट है वहां पे कम कर देगी। बैंक के पास होती है पासबुक, तो इसका मतलब ये कि पासबुक में ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो चुका है जो कि कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो पासबुक में आपने इसको रिकॉर्ड किया है, मतलब पासबुक में बैलेंस क्या हो गया है, कम हो गया है। मैंने आपको बताया था कि अगर अदर बुक में बैलेंस कम हो गया है तो अदर बुक को देखते हुए आपको इस बुक में भी वैसी ही एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहां पर अगर कम हुआ है तो यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब दोनों बराबर होंगे। और आप यहां पर लिखेंगे लेस, और ये 100 रुपीज का ट्रांजेक्शन मान लिया मैंने, तो यहां पे डाल दिया 100 रुपीज, ठीक है। अगला ट्रांजेक्शन है चेक्स डिपॉजिटेड बट not recorded in cash book। चेक हमने डिपॉजिट किए लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि बैंक में एंट्री हो चुकी है। जब आप चेक डिपॉजिट करते हैं तो इसका मतलब बैंक में आपने पैसा जमा किया है, बैंक अगर उसकी एंट्री करेगी तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन आपकी कैश बुक में एंट्री नहीं है। तो अब आपको बैंक के बैलेंस से मैच करने के लिए कैश बुक में भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, और आप यहां पर लिखेंगे 700 रुपीज, जो भी अमाउंट है वो आप यहां पर लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लेते हैं डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक। सॉरी, ये चेक डिपॉजिटेड wrongly entered on payment side of cash book rupees 1200। ये चेक आपने बैंक में डिपॉजिट किया है, ठीक है, 1200 रुपए का, लेकिन गलती से आपने उसको कैश बुक के पेमेंट साइड में एंट्री कर दी है। मतलब ये है कि ये चेक ये बता रहा है कि ये रिकॉर्ड तो हुआ है, लेकिन एक बुक में सही जगह रिकॉर्ड हुआ है, एक बुक में गलत जगह रिकॉर्ड हुआ है। चूंकि आपने चेक डिपॉजिट किया है तो बैंक में पैसा बढ़ेगा, तो बैंक में तो पैसा जमा हो गया है, लेकिन कैश बुक में आपने इसकी एंट्री डिपॉजिट साइड के बजाय, मतलब रिसीट साइड के बजाय पेमेंट साइड में कर दी है। तो यहां पे 1200 रुपए बैंक ने बढ़ाए हैं, लेकिन आपने कैश बुक में कितने कम कर दिए, 1200 रुपए कम कर दिए, ठीक है। अब आपके बैलेंस में और बैंक के बैलेंस में 2400 रुपीज का डिफरेंस जनरेट होगा, ठीक है। अब यहां पर मुझे क्या करना है कि चूंकि कैश बुक में भी एंट्री हो गई है, लेकिन पासबुक में एंट्री प्लस में हुई है, कैश बुक में माइनस में, तो कैश बुक में जितना माइनस में गई है वो तो आपको ऊपर लाना ही पड़ेगा, और जितना बैंक में ऊपर गया है उतना और ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो 2400 रुपीज से ये एंट्री हम यहां पे कैश बुक में करेंगे, एड कॉलम में 2400 रुपीज। ये ऐसे मैंने 4 ट्रांजेक्शन्स निकाले और उनको यहां पे रिकॉर्ड किया। अब मैं इनका टोटल करूंगा, 0 0 4 4 8 और 7 15 15 और 9 24 5 2 7 और 1 8400, यहाँ पे है 100 रुपीज का। और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा बैलेंस एज पर पासबुक, और ये आएगा 8400। जब मैं कैश बुक से शुरू करूंगा तो लास्ट में जो डिफरेंस आएगा उसको मैं लिखूंगा बैलेंस एज पर पासबुक, और अगर मैं पासबुक से शुरू करूंगा तो लास्ट में जो डिफरेंस आएगा उसको लिखा जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। ये एक तरीका जो मैंने आपको बताया है। अब इसके अलावा आपकी बुक में एड लेस करके भी लिखा जाता है, डेबिट और क्रेडिट कॉलम बना के भी किया जाता है, लेकिन
बाकी जितने भी तरीके हैं वो आपको कंफ्यूजन कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से क्रिएट करेंगे। आपको मेरा जो तरीका है वो बेस्ट प्लस और माइनस का तरीका है। इसमें आप लाइन से सारी चीजों को चलते जाएं और एक के बाद एक जो प्लस हो रहा है उसको प्लस कॉलम में लिख सकते हैं, जो माइनस हो रहा है उसको माइनस कॉलम में लिख सकते हैं। आपको सारे प्लस वाले ट्रांजेक्शन और सारे माइनस वाले ट्रांजेक्शन अलग अलग सेग्रीगेट करने की जरूरत पहले नहीं है। आप लाइन से पढ़ते जाएं और लाइन से उसको सॉल्व करते चले जाएं।